बच्चों, आप सभी पहले से ही जीवन प्रक्रियाओं जैसे कि वृद्धि, पाचन, श्वसन और प्रजनन आदि के बारे में जानते हैं। प्रजनन जीवित जीवों की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। यह पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जबकि यह एक व्यक्तिगत जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। मैं स्फूर्ति हूँ। आइए कक्षा 8वीं जीव विज्ञान के इस विषय उच्च पौधों में प्रजनन के बारे में जानें। आपने अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में सीखा है कि प्रजनन के दो मूलभूत प्रकार हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक जैसे निम्न जीव सामान्यतः अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। आलू और गन्ने जैसे पौधे इन पौधों का तना अलैंगिक प्रजनन द्वारा नए पौधों को उत्पन्न कर सकता है। हरे पौधे वानस्पतिक और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक प्रजनन विशेषज्ञ प्रजनन कोशिकाओं के निर्माण और संयोजन का शामिल करता है, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। इस अध्याय में आप सबसे उन्नत पौधों के समूह आवृतबीजी में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जिन्हें सामान्यतः पुष्पी पौधे कहा जाता है। दृश्यफाई सीखने के परिणाम। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जान सकेंगे। पौधों में प्रजनन के महत्व को समझें। पुष्प के प्रजनन अंगों के बारे में जानना। पुष्प के भागों की संरचना और कार्यों के बीच संबंध स्थापित करना। पौधों के प्रजनन में कीड़ों के महत्व को बताएं। मुख्य शब्द:
लैंगिक प्रजनन। युग्मक। बाह्यदलपुंज या कालिका। दलपुंज या पंखुड़ी। पुंकेसर। स्त्री केसर। परागन। निषेचन। अगुनित। भ्रूणकोश। युग्मनज। पायसी। बाजरा। आइए इस अवधारणा मानचित्र में एक पुष्प की प्रजनन संरचना देखें। पुष्प एक पौधे की प्रजनन संरचना है। पुष्प शूट प्रणाली का एक हिस्सा है जो प्रजनन के उद्देश्य के लिए संशोधित होता है। सामान्यतः पुष्प एक पत्ती की कक्ष से निकलता है जिसे बाह्यदल कहते हैं। पुष्प आमतौर पर एक तने पर लगाता है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं। एक विशिष्ट पुष्प के बाग। पुष्पवृंत का सिरा एक डिस्क के आकार के थैलेमस बनाने के लिए फैला हुआ होता है। थैलेमस में पुष्प के विभिन्न भाग 4 संकेंद्रित चक्रों या वृत्तों में व्यवस्थित होते हैं। यदि आप बाहर से अंदर की ओर देखें तो ये चक्र बाह्यदलपुंज या दुलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर है। बाह्यदलपुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है जो हरे रंग की इकाइयों से बना होता है जिन्हें बाह्यदल कहा जाते हैं। वे फूल के भीतरी भागों की रक्षा करते हैं जब फूल कली की स्थिति में होता है। दलपुंज बाहर से दूसरा चक्र है। यह आमतौर पर चमकीले रंग की इकाइयों से बना होता है जिन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैं। पुंकेसर फूल का तीसरा चक्र है जो बाहर से तीसरा है। ये नर प्रजनन संरचनाओं से बना होता है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर परागकण उत्पन्न करते हैं। परागकणों में नर युग्मक बनते हैं। सबसे भीतरी चक्र को स्त्री केसर कहते हैं। ये मादा प्रजनन संरचनाओं से बना होता है जिन्हें अंडप कहते हैं। प्रत्येक अंडप में एक आधार वाला सूजा हुआ अंडाशय
एक मध्य लंबी शैली और एक अंतिम संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। अंडाशय अंडकोशों को ढकता है। अंडकोशकों में मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। आवृतबीजी में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में दो प्रमुख घटनाएं होती है जिन्हें परागन और निषेचन कहते हैं। परागनों का परागकोश के स्त्री केसर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यदि परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। प्रकृति में स्वपरागन पर परागन से अधिक सामान्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर परागन के पौधों के लिए कई फायदे हैं। पर परागन हवा, पानी और जानवरों जैसे एजेंटों की मदद से होता है जो फूल हवा द्वारा परागित होते हैं। वे आमतौर पर छोटे और मंद रंग को होते हैं। वे बड़ी संख्या में सूखे और हल्के परागकण पैदा करते हैं। गन्ना, मक्का और घास हवा द्वारा परागित पौधों के सामान्य उदाहरण हैं। जलीय पौधों में आमतौर पर अलग अलग नर और मादा फूलों का निर्माण होता है। नर फूल पौधे से अलग हो जाते हैं और जल की सतह पर तैरते हैं। मादा फूल पौधे से जुड़े रहते हैं। नर फूलों को जल प्रवाह द्वारा मादा फूलों की ओर ले जाया जाता है जहां वे परागकण छोड़ते हैं। वाइल्सनेरिया, हाइड्रिला और एलोडिया सामान्य उदाहरण हैं। अधिकांश पौधों में पर परागन तितलियों, माद और मधुमक्खियों जैसे कीड़ों की मदद से होता है। ऐसे फूल कीड़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ संशोधन दिखाते हैं। ये संशोधन मुख्य रूप से पंखुड़ियों के रंग से संबंधित है।
कुछ फूलों में ग्रंथियां होती है जिन्हें मकरंद ग्रंथियां कहते हैं, जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए मकरंद का उत्पादन करती है, जो पर परागन लाते हैं। रात के दौरान खिलने वाले फूलों में आमतौर पर एक मंद रंग होता है, लेकिन इनमें एक सुगंधित गंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। कीड़ों के अलावा फूलों का दौरा करने वाला एकमात्र अन्य जानवरों का समूह पक्षी है। कई प्रकार के छोटे पक्षी मकरंद खाने के लिए फूल पर जाते हैं और इस प्रक्रिया में पर परागन लाते हैं। चमगादड़ और यहाँ तक कि घोंघे द्वारा परागित होने वाले फूलों के भी उदाहरण हैं। परागन के बाद होने वाले प्रक्रिया को निषेचन करते हैं। इसमें परागकण में एक अगुणित नर युग्मक का अंड में एक अगुणित मादा युग्मक के साथ संलयन शामिल होता है। निषेचन को बढ़ावा देने के लिए जो परागकण अंडक के स्त्री केसर पर जमा होते हैं, उन्हें शैली में प्रवेश करना चाहिए और अंडकोश तक पहुंचना चाहिए। इसलिए यह एक प्रक्षेपण पैदा करता है जिसे परगनलिका कहते हैं, जो शैली की लंबाई के माध्यम से बढ़ती है और अंत अंडकोश तक पहुंचती है। परागनलिका में नर युग्मक होता है। अंडकोश के अंदर एक संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, जो मादा युग्मक को घेरता है। परागनालिका भ्रूणकोश तक पहुंचती है। फिर परागनालिका में नर युग्मक और भ्रूणकोश में मादा युग्मक एकजुट हो जाते हैं। इस प्रकार निषेचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। परागन और निषेचन के बाद फूल में होने वाले परिवर्तन। द्विगुणित युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है, जो बाद में एक बीज में विभेदित होता है, जो बाद में एक नए पौधे में विकसित होता है। भ्रूण के आसपास एक पोषक ऊतक बनता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। पूरा अंडकोश अब बीज बन जाता है। अंडकोश के आवरण बीज कोट में बदल जाते हैं।
अंडक का अंडाशय बागफल में परिवर्तित हो जाता है जो बीज को ढकता है। पुष्प के दल, बाह्य दल और अन्य भाग गिर जाते हैं। इस प्रकार परागन और निषेचन के परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है जो फल में सुरक्षित रहता है। ये आवृतबीजी की एक विशिष्ट विशेषता है। आप इस तथ्य से अवगत है कि हम भोजन के रूप में उपयोग करने वाले सब्जियों को विविधता सभी आवृतबीजी पौधों के हिस्से है। एंजियोस्पर्म पौधों के विभिन्न भाग हमारे भोजन के रूप में काम करते हैं। यह पत्तियों, तने, जड़, फल या बीज के रूप में हो सकता है। जो बीज हम मुख्य भोजन के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें आमतौर पर दाल, बाजरा, अनाज और अनाज में विभेदित किया जाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दालें होती है। हमारा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हमारा देश है। वे मुख्य रूप से बीज होते हैं जो विभिन्न आकारों और रंगों में एक प्रकार के फल के अंदर पाए जाते हैं जिसे फली कहा जाता है। ये सभी लेग्युमिनोसी परिवार से संबंधित है। इनमें काला चना, मटर और मसूर शामिल है। अनाज छोटे, कठोर, सूखे बीज होते हैं जो फल की दीवार से जुड़े या नहीं जुड़े होते हैं। अधिकांश अनाज को आमतौर पर अनाज के रूप में वर्णित किया जाता है। ये मुख्य रूप से पोएसी परिवार से संबंधित विभिन्न घासों द्वारा उत्पादित होते हैं। मक्का, चावल, गेहूँ, जौ, ओट्स और ज्वारी सामान्य अनाज है जो दुनिया में कुल अनाज उत्पादन के 85% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। बाजरा मोटे अनाज है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मानी जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी सामान्य उदाहरण हैं। बीज बहुत छोटे होते हैं। याद रखने योग्य बिंदु: प्रजनन जीवित जीवों की मूलभूत विशेषताओं में से एक है और पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हरे पौधे कायिक और लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं।
लैंगिक प्रजनन में युग्मक नामक विशेष प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण और संयोजन से जुड़ा होता है, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। पुष्प एक पौधे की प्रजनन संरचना है। आवृतबीजी में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में दो प्रमुख घटनाएं होती है, जिन्हें परागन और निषेचन कहते हैं। परागन और निषेचन के परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है, जो फल में सुरक्षित रहता है। जो बीज हम विशेष तौर पर भोजन के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें आमतौर पर दाल, बाजरा, अनाज और अनाज में विभाजित किया जाता है।